Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for more updates. Today I'll deal with the current affairs of 1st up to 6th of March. आज हम 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक का करंट अफेयर्स वीकली अपडेट्स जो आए हैं उसको डिस्कस करेंगे. And friends, this lecture will be in the bilingual formats. Bilingual, that means I'll discuss this lecture in either Hindi as well as इंग्लिश ऑल्सो. ओके, तो आज हम इस डिस्कस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू. Spread the word among your friends and please say for all those people who cannot afford the coaching classes, and learning is priceless, so please do at least. If you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/currentaffairsfunda. तो आप हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और वहां जाके सब्सक्राइब करिए, फेसबुक चैनल को भी फॉलो कीजिए. और जो भी वहां पर क्वेश्चंस आते हैं, क्विज आती हैं, डू प्ले क्विज एंड क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द नेशनल न्यूज है. सबसे पहले आज हम नेशनल न्यूज डिस्कस करने वाले हैं. पहली न्यूज है, NASA invites India to jointly explore Mars and send astronauts. You know very well, NASA, this is the space research organization of United States of America. तो जो अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने क्या करा है, भारत को इनवाइट किया है कि हम लोग दोनों लोग आपस में मिलके मार्स मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स साथ भेजेंगे. ओके, आपको पता होगा इंडिया लॉन्च्ड इट्स मिशन टू द मार्स मंगलयान इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. जैसे हमारे पास में हमने मंगलयान भेजा था मंगल ग्रह पर, तो उसका नाम हमने दिया था मंगलयान, सबसे पहले अटेम्प्ट में. ओके, एंड फ्रेंड्स, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, माबेन मिशन. ओके, तो आपको पता होगा जैसे कि भारत के पास में मंगलयान है, वैसे ही अमेरिका के पास में है क्या, माबेन. तो अमेरिका ने जो अपना मार्स मिशन भेजा था उसका नाम दिया था माबेन, और भारत ने जो अपना मार्स मिशन दिया था उसका नाम रखा था मंगलयान. तो फ्रेंड्स, ये आई थिंक 2013 में 2013 में ये मिशन भेजा गया था मंगलयान. ओके, and ISRO, this is the space agency of India, and NASA, space agency of United States and America. Next is friends, Mahesh Kumar Singla committee constituted to consider ST status to 6 communities of Assam. महेश कुमार सिंगला एक समिति बनाई गई है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं असम में, ये उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी और उनके स्टेटस की रिपोर्ट देगी. Mahesh Kumar Singla, this is a committee which will constitute to consider the ST status to 6 communities of Assam. Okay, ये 6 communities को ST status देने के लिए काम करेगी. Okay, which are these communities? कोच, राजबोगंसी, मोरन, माटक, ताई अहोम, चुटिया and आदिवासी. These are the basically 3 tribes in Assam. So this committee will recommend either they should be into the ST status or not. Okay, next is friends, Mukesh Ambani again tops 84 Indian billionaires in the Forbes list. तो जो Forbes की list आई है, in the Forbes list there are basically 84 persons from the India, and Mukesh Ambani topped in this list from India side. But the billionaire, the richest person in this world, that is Bill Gates. जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो कौन है, बिल गेट्स है. ओके, दैट इज बिल गेट्स, हैविंग $75 billion total worth. Okay, next is friends, United States led with the greatest number of billionaires. There are 540 जो है billionaires हैं वो यूएसए के पास में है, 251 चाइना, and Germany 120, India 84 and Russia 77. Okay, China had the most 198 न्यूकमर बिलियनियर्स एडिंग 70 टू द लिस्ट. चाइना ने 198 अभी नए आए हैं चाइना के पास में. एंड फ्रेंड्स, 3 न्यूकमर्स वर फ्रॉम द यूएस एंड 8 फ्रॉम द इंडिया एंड 28 फ्रॉम द जर्मनी. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? नोटेबल न्यूकमर्स जो भारत की तरफ से नए आए हैं वो हैं फ्लिपकार्ट के को फाउंडर्स सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. एंड फ्रेंड्स, दे आर बेसिकली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? First position is the Mukesh Ambani having $19.3 billion.
ही इज हैविंग 36 रैंक इन द वर्ल्ड इन द फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स की मैगजीन में 36 पोजीशन पर मुकेश अंबानी है, लेकिन वो भारत के सबसे अमीर आदमी है। नेक्स्ट दिलीप संघवी, यू नो वेरी वेल, दिलीप संघवी इज द फाउंडर ऑफ सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। डॉलर 16.7 बिलियन है इनकी टोटल वेल्थ। एंड अजीम प्रेमजी हु इज द फाउंडर ऑफ विप्रो। विप्रो बेसिकली दिस इज द कंपनी थर्ड इंडियाज लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी। तो अजीम प्रेम जी डॉलर 15 बिलियन है इनकी, और ये 55 पोजीशन पर आते हैं। उसके बाद में शिव नादर है, साइरस पूनीवाला है, इस तरीके से इनकी पोजीशन दी हुई है। एंड आफ्टर दैट नंबर 6 पोजीशन इन इंडिया, दैट इज लक्ष्मी मित्तल, डॉलर 8.4 बिलियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज 135। उदय कोटेक 6.3 बिलियन 184 ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुमार बिरला डॉलर 6.1 बिलियन and next Sunil Mitra dollar 5.7 billion. And friends, in the 10th position Deshbandhu Gupta dollar 5.5 billion is the total wealth of this person. Okay, so ये फोर्ब्स की मैगजीन जो होती है उसमें करोड़पति और जो अरबपति लोग होते हैं उनकी लिस्ट निकाली जाती है, तो ये लोग उस लिस्ट में इस पायदान पर हैं। एंड फ्रेंड्स, Amazon's जेफरी बेजोस, ही इज द फाउंडर ऑफ Amazon एंड आल्सो CEO ऑफ द Amazon too। तो Amazon जो आपको पता होगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और उसके सीईओ हैं जेफरी बेजोस, उनको नंबर 5th पोजीशन मिली है। ओके, एंड फ्रेंड्स, फेसबुक्स मार्क जकरबर्ग ऑन द नंबर 6 पोजीशन एंड अलबजुहा बैक वाटर्स टू गेट द इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी। नेक्स्ट न्यूज इज देयर, अलबजुहा बैक वाटर्स, ये भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली नाव होगी। कैपेसिटी 75 सीटर and it's a structure that is 20 meter long and 7 meter wide wood and total estimation of cost that is 1.7 करोड़। तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए की टोटल लागत आई है, और ये 20 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी एक बोट है, और ये इसमें 75 लोग बैठ सकते हैं। ओके, और ये सोलर एनर्जी से चलने वाली भारत की पहली बोट है। Next is friends, CBI plans to set up cyber crime investigation branch in Mumbai due to the increment in the crimes in Mumbai. That's why CBI is going to open the cyber crime investigation branch in Mumbai also. Before that, there is a one branch that is in Delhi only. Okay, and after that second it will be in Mumbai. तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो दिल्ली में है अभी, और उसके बाद मुंबई में ओपन होने वाली है। Who is the founder of CBI? DP Kohli. And the current CBI director Anil Sinha. And CBI basically set up at the time of Britishers in 1941, and CBI headquarter this is in New Delhi. Okay, basically the current director of CBI is Mr. Anil Sinha, who replaced the Ranjit Sinha. रंजीत सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस किया था, उनका टेन्योर खत्म होने के बाद में अनिल सिन्हा नए सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, जैसे कि सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है करंटली अभी दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, और एक इसकी नई जो हेड ब्रांच है वो मुंबई में ओपन होने वाली है, क्योंकि वहां पर क्राइम्स का जो रेशियो है वो ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इट इज ओपन अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इन मुंबई बिकॉज of increasing number of cyber crimes in Mumbai. At present, cyber crimes special branch is located at headquarters in only न्यू दिल्ली। तो अभी रिसेंटली परमानेंट अभी न्यू दिल्ली में है, लेकिन ये मुंबई में भी ओपन होने वाली है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेयर सीबीआई न्यू ब्रांच विल बी ओपन, दैट इट विल बी मुंबई। नेक्स्ट इज फ्रेंड, चेन्नई गेट्स इंडियाज फर्स्ट सेल्फ क्लीनिंग स्मार्ट टॉयलेट। चेन्नई को भारत का सबसे पहला स्मार्ट क्लीनिंग टॉयलेट दिया गया है। What is the benefit of this smart toilet? Because friends, this should be a very cleaning purpose. ये सब सफाई के पर्पज से सबसे अच्छा रहेगा। Currently right now 183 self cleaning e-toilets already installed in the Chennai city, and Chennai is the first city of India to get the smart toilet. So what is the functionality of smart toilets? Each toilet automatically cleans itself before entry and after use, and sensors enable consumption of less water and power with each use. तो जो पानी की खपत होगी वो कम होगी, और इन टॉयलेट्स का फायदा ये है कि किसी के जाने से पहले और जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेंसर इनेबल्ड है, ये सफाई भी इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, एंड फ्रेंड्स, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट इन दिस कंट्री, बेसिकली ही लॉन्च द इंटरनेट फॉर एवरी होम इन द कोलैबोरेशन विद Arashu Cable TV operation. This is basically state-owned TV operation. Okay.
तो इस टीवी कॉर्पोरेशन अराशु केबल टीवी कॉर्पोरेशन की हेल्प से तमिलनाडु ने हर घर में इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी एफर्ट्स लगाए हैं। सो यू नो वेरी वेल सीएम ऑफ तमिलनाडु Jayalalitha and capital of Tamil Nadu, Chennai. After the allegation on Jayalalitha corruption charges, that's why she resigned, and after that she gave a PL to the upper court, that is High Court, and from High Court she got the bail. तो हाई कोर्ट से इनको बेल मिली थी और उसके बाद में फिर ये फिर से वहां की चीफ मिनिस्टर बनाई गई। एंड फ्रेंड्स, गवर्नमेंट प्रपोजेस 10 मेंबर कश्मीरी पंडित पैनल। यू नो वेरी वेल, कश्मीरी पंडित्स जो घाटी में रहते हैं जम्मू कश्मीर में, ड्यू टू द टेररिज्म इफेक्ट्स, वहां पर टेररिज्म और मिलिटेंसी अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, इस वजह से इनको वहां से रीएलोकेट करना पड़ा और वहां के लोकलाइट्स थे, उन्होंने इनको वहां से खदेड़ा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिहैबिलिटेट all the Kashmiri Pandits. Okay, that's why government make a 10 member Kashmiri Pandit panel. Okay, so what is the motto to form this panel? Basically to the implementation of the packages for the rehabilitation of the displaced community. So basically this panel will मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैकेजेस कि कितना पैकेज इनको दिया जाए जिससे कि इनका पुनर्विस्थापित इनको किया जा सके। ये बेसिकली एक डिस्प्लेस कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। तो इनकी पुनर्स्थापना करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो ये रिकमेंड करेगी कि कितने पैसे यहाँ पर लगाने चाहिए और किस किस तरीके से इनको रिहैबिलिटेट करना है। नेक्स्ट इज द कमेटी पैनल विल कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। इस कमेटी में 10 लोग होंगे। अकॉर्डिंग टू द लास्ट मंथ प्रपोजल ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री, दिस पैनल विल इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिग्रेट्स कैंप्स फ्रॉम द मुठी एंड पुखरो। जो मुठी और पुखरो प्रजातियां हैं इनकी, तो उनके लोग इसमें होंगे और यही इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। There are about 62,000 registered Kashmiri migrant families. 62,000 कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं जिनको बैलीज में घाटी में इनको फिर से रिहैबिलिटेट करना है। ओके, and friends, these families in the country who left Kashmir Valley due to the start of militancy terrorism in the Jammu and Kashmir in early 1990, 1990 के दशक में इन लोगों को वहां से ये जो मिलिटेंसी और टेररिज्म के चलते वहां से इनको हटा दिया गया था। ओके, ये इनको वहां के लोगों ने ही भगा दिया था और ये लोग डर के मारे भी कुछ चले गए थे। तो अब गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ये इनको फिर से रिहैबिलिटेट करेगी। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन विंटर दैट इज जम्मू एंड इन समर दैट इज श्रीनगर। तो गर्मियों में श्रीनगर होती है और ठंड जो होती है उसमें जम्मू होती है। Okay, now let's move for the next news. Mr. Prime Minister of India, PM Narendra Modi launches Setu Bharatam projects to boost the infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेतु भारतम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। एंड द टोटल फंड एलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट दैट इज 50,000 crore rupees. Okay, and what is the objective of this Setu Bharatam projects? To build bridges for the safe and seamless travel on national highways. With this, the government aims to make all national highways free of railway crossings by 2019. 2019 तक सारे के सारे हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री बनाना और जो रेलवे ब्रिजेस हैं इनको सेफ बनाना, दैट इज द मोटो ऑफ द सेतु भारतम प्रोजेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली सेतु भारतम प्रोजेक्ट्स लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द कोलैबोरेशन ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो है ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण जो परिवहन मंत्रालय है वो इनके अंडर में आता है। एंड फ्रेंड्स, in 2016 and 17 budget 19,000 crore rupees basically sanctioned under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. So you should know what is the abbreviation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, that is PMGSY. So in your exams the question will be in this form: what is the mean of G in the PMGSY and what is the mean of S in PMGSY? So you should directly read from your S stands for Sadak. There will be options like S stands for society, S stands for the social, S stands for the Sadak, etc. So you should choose the correct one. तो PMGSY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
तो इसमें आपको सारे वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। ओके, तो ये गांव को सड़कों से जोड़ेगा। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर 14,291 का जो सैंक्शन हुआ था करोड़ का प्लान, उसकी अपेक्षा ये एस्टिमेशन बहुत ज्यादा है। ओके, so as compared to the last year, rupees 14,291 crore in the revised estimate of 2015 and 16. Okay, but right now this is 19,000 for this financial year 2016 and 17. And next is friends, first edition of e-newsletter of textiles ministry launched by the Santosh Kumar. तो आपको पता होगा जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके जो मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर संतोष गंगवार, और इन्होंने ई न्यूज़पेपर्स, ई न्यूज़लेटर्स लॉन्च किया है। So what is the function of e-newsletter to launch this e-newsletter? This newsletter will share important news of the functioning of the ministry and the development in the textile sector with a view to better empower and engage all our stakeholders and thereby take governance closer to the pupil. जो भी गवर्नेंस के काम है उनको प्यूपिल तक लेके आना, दैट इज द मेन मोटो टू लॉन्च दिस न्यूज़लेटर। इस ई न्यूज़लेटर को लॉन्च करने का पहला मेन मोटो यही है कि जो भी उपलब्धियां हैं कपड़ा मंत्रालय की या वस्त्र जो फैक्ट्री है बस से रिलेटेड उनकी, तो उनको उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये है। और गवर्नेंस क्या बेसिकली कर रही है उनके वेलफेयर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, उन चीजों को भी ये ई न्यूज़लेटर काम करेगा। बेसिकली ई न्यूज़लेटर में क्या होगा, ये एक इंटरनेट पर जैसे कि हम कोई पीडीएफ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं या लोगों के आपके पास में ईमेल्स भी आते होंगे, उसमें ई न्यूज़लेटर्स आते हैं। ओके, सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द पेपर वर्क, ये पेपर वर्क को भी रिड्यूस करेगा। सो मेन थीम ऑफ दिस इवेंट इज दैट इज हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर इज मिस्टर संतोष कुमार गंगवार। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू बी लॉन्च फॉर द इनलैंड वाटरवेज ट्रैफिक। जो भी पानी के द्वारा जल यातायात के मार्ग हैं वहां पर रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज द बेसिकली गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS between Haldia and Farakka stretch on the National Waterway number 1, that is NW1। जो जल यातायात का नेशनल वाटरवे नंबर 1 है उस पर रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा RIS। ओके, तो ये क्या है, एक जैसे कि होता है, आपको पता होगा कि ये स्टेटस बताएगा कि बेसिकली कहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, कौन सा कार्गो या कौन सा कंसाइनमेंट किस वे में जा रहा है, किस तरह से उसकी इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की जो भी इंक्वायरी है वो इसके द्वारा आपको प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, बेसिकली IWAI एक ऐसी अथॉरिटी है जो वाटरवेज को रेगुलेट करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए विच अथॉरिटी रेगुलेट्स द वाटरवेज, दैट इज इनलैंड Waterways Authority of India has taken up this project initially in National Waterway number 1 that is being implemented in 3 phases। जो National Way Water 1 है वो 3 phases में implement होगा। फर्स्ट फेज में वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, सेकेंड फेज में झारखंड एंड बिहार, थर्ड फेज में बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। जो आपको पता होगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मिस्टर नजीम जैदी। ही अनाउंस द असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई हैं। सो दीज आर द बेसिकली 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम एंड 1 यूनियन टेरिटरी इज पौंडीचेरी। तो यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। एंड हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नजीम जैदी। इन Assam, elections will be held in 2 phases, April 4 and April 11. But in West Bengal, elections will be in the 4th, 11th, 17th, 21, 25th and 30 and May 5th। तो ये इलेक्शंस की डेट है वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु में, पौंडीचेरी एंड केरला में इलेक्शंस होगा only 16th of May। Okay, so friends, what are the seats in different states and union territories? In the West Bengal, there are 295. In Tamil Nadu, 235. Kerala, 141 and 1 Anglo-Indians, where as 1 Anglo-Indians, and ultimately total is 141. 126 in Assam,
पौंडीचेरी दैट इज 30 सीट्स। वेस्ट बंगाल में 295 सीट्स हैं, तमिलनाडु में 235 सीट्स हैं, केरला में 141 हैं, असम में 126 हैं, पौंडीचेरी में 30 सीट्स हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि अभी करंटली इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस न्यूज ओनली। Okay, and friends, what is the mean of Anglo-Indians? One thing comes in your mind, what is the mean of Anglo-Indians? So basically, Anglo-Indians are those persons which parents are Britishers. तो एंग्लो इंडियंस वो लोग होते हैं जिनके माता या पिता ब्रिटिशर्स थे। जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल्स, ओके, तो क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने शादी भी कर ली थी कुछ लोगों ने इंडिया में, तो उनसे जो संतानें हुई तो उन लोगों के लिए हमने एंग्लो इंडियंस की उपाधि दी, और ब्रिटिशर्स को सम्मान देने के लिए ही ऐसा हम लोग एक एंग्लो इंडियंस को डायरेक्टली अपनी पार्लियामेंट का पार्ट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनाते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कैटरीना कैफ, सी इज अ एंग्लो इंडियन, बिलोंग्स टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सी कैन बी आइदर पार्ट ऑफ एमएलए और द एमपी इफ गवर्नमेंट वांट्स। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो कैटरीना कैफ को भी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एंट्री मिल सकती है। ओके, एंड फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट टाइम द नोटा सिंबल, बेसिकली दिस वाज डिजाइन्ड बाय द नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन। नन ऑफ द एबव, जो नोटा सिंबल्स होता है वो नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ने तैयार किया है, और इसका सिंबल पहली बार बैलेट मशीन जो होगी हमारी बैलेट मशीन, उसमें ये बॉटम पर होगा। ओके, यहाँ पर आपके कंटेंट्स होंगे, जो भी कंटेस्टेंट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोग के नाम होंगे, उनके सिंबल्स होंगे। इस बार उनकी फोटो भी बनी हुई आएगी। ओके, तो क्या हुआ है कि नोटा का सिंबल भी बनाया गया है, वो टॉप पर होगा, और नोटा का जो सिंबल डिजाइन किया गया है वो है नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ने डिजाइन किया है। ओके, एंड फ्रेंड्स, विद दिस अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस डेट्स, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू द फोर्स। आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली दिस इन्फोर्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो चुनाव आयुक्त होता है वो इसको अप्लाई करता है, और इसके अंदर में जो भी ऐसी चीजें आती हैं कि गवर्नमेंट कोई भी नई योजना लागू नहीं कर सकती, कोई भी लुभावने ऑफर्स नहीं दे सकती, ये वॉलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये 5 स्टेट्स, जो भी 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें लागू हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, पौंडीचेरी 30 सीट्स इज द लोएस्ट सीट इन एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी के पास में 30 सीट हैं और किसी भी यूनियन टेरिटरीज में इतनी कम सीट्स नहीं है, ये सबसे कम पौंडीचेरी में सीट्स हैं। ओके, और हम एक बात करते हैं फ्रेंड्स नोटा की। बेसिकली नोटा का मोटिव क्या है, जैसे कि आपके एरिया में अगर चुनाव हो रहा है तो जितने भी लोग आपके कंटेस्टेंट्स हैं, अगर वो आपके वोट के लायक नहीं है तो आप नोटा प्रेस कर सकते हैं। नोटा का मतलब होता है कि आपने बाइकआउट करा है इलेक्शंस को, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे वो आपके वोट के लायक नहीं थे, इसलिए आपने नोटा प्रेस किया। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द इंटरनेशनल न्यूज हियर। देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल न्यूज, सो वी विल डिकोड वन बाय। नाउ लेट्स मूव। Japan to stipulate 80% emissions cut goal by 2050. Basically, Japan is going to cut the greenhouse gases emissions till the 2050. जापान जो है 80% जो है emissions है उसको कट करेगा 2050 तक. For that, Japanese government will stipulate a long-term goal for cutting the greenhouse gas emissions by the 80% till by the 2050 from the current levels. जो भी current level है जापान में, वहाँ का ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस का जो भी कार्बन उत्सर्जन गैसेस जो होती हैं उसमें क्या है कटिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूशन काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पर फैल रहा है, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए जापान काफ़ी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है। दिस मूव विल बी द बिफोर G7 समिट्स। ये जो होगा, ये जो 42 नंबर की G7 ग्रुप 7 समिट्स होने वाली है जापान में, उससे पहले ये जापान करना चाहेगा, ये अनाउंसमेंट उसने किया है। एंड फ्रेंड्स, बेसिकली G7 summits it will be held in Japan 2016. Under this plan, the government will seek to introduce more renewable sources while also aiming to have all households shift to more energy efficient LED lights by 2030. तो गवर्नमेंट का बेसिकली प्लान क्या है, वो नए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू लोगों को प्रोत्साहन देगा और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इंट्रोड्यूस भी करेगा,
और जो भी घरों में लाइट्स चल रही है उसमें एलईडी की प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 2030 तक सब जगह एलईडी लगाई जाएंगी, because more efficient energy saving, that is the objective of this whole phenomena. Next is South Korea. Lawmakers pass continuous anti-terror bill. South Africa basically passed the anti-terror bill. Under this bill, anti-terror legislation will allow NIS agents to collect the personal information, location and conversation in mobile phones from the suspected terrorists, while enabling the agency to attack bank accounts and immigration records of the suspects. जो भी सस्पेक्ट्स हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनके लोकेशन, उनकी कन्वर्सेशन और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें इस एंटी टेरर बिल में हैं, जिसको उन्होंने, उनके लॉ मेकर्स ने इसको पास कर दिया है. एंड फ्रेंड्स, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? ही इज मिस्टर पार्क ग्योन हाय. He had strongly called on the parliament to pass the anti-terror bill. इन्होंने ही इस पर फाइनल स्टैंप लगाया. And what is the capital of South Korea? That is Seoul. And currency of South Korea, South Korean won. Next, let's discuss some MOU here, Memorandum of Understanding. First one is MS Swaminathan Research Foundation, and this is basically a foundation, and it will establish a research chair in the KISS, that is कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. तो MS स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर जो है वो एक रिसर्च चेयर इस्टेब्लिश करेगा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में. रिसर्च चेयर, दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ agreement in between two bodies, that is KISS, Kaling Institute of Social Sciences, and MS Swaminathan Research Center. Okay, so what is the news here? The MS Swaminathan Research Foundation has signed a MOU, that is Memorandum of Understanding, with Bhubaneswar based Kaling Institute of Social Sciences Technology, the KISS, to establish a research chair. So what is the advantage of this? The chair will be named after MS Swaminathan, who is the father of Indian Green Revolution for promoting knowledge and skill for empowerment for less privileged children in area. तो बेसिकली इस पैक्ट का मोटिव क्या होगा? जो ये रिसर्च चेयर नाम की एक इवेंट है, इसका मेन मोटिव क्या होगा? इसका मोटिव वो होगा कि लोगों के लिए नॉलेज और स्किल एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराई जाए, जो लोग हमारे भारत में रह रहे हैं और जो लेस प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस इन इंडिया है. ओके, जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उनके लिए भी प्रमोट करना. ठीक है. और आपको पता होगा MS स्वामीनाथन ही भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं. भारत में हरित क्रांति के जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जनक कौन है? ये है मिस्टर MS Swaminathan. Okay, this is the first ever initiative by the MS Swaminathan Research Foundation to establish a research chair in any private institute in the country. भारत में पहली बार किसी भी इंस्टीट्यूट को इस तरीके से जो ये पैक्ट साइंड हुआ है, ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का ये सबसे पहला इनिशिएटिव है. ऐसा अभी तक कभी भी MS स्वामीनाथन ने नहीं किया. एंड फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द KISS, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेस. दिस इज द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्राइबल्स इन द वर्ल्ड. जो भारत में ट्राइबल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इंस्टीट्यूट बेसिकली वहाँ पर उनको फ्री कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन एंड एजुकेशन, गुड फूड, हेल्थ केयर फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएशन टू मोर देन 25,000 चिल्ड्रन फ्रॉम whom 12,000 अप्रॉक्स आर द गर्ल्स. तो देखिए, जो KISS है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेस, ये बेसिकली फ्री में उनको रहना, फ्री में खाना, अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं, ये सारी चीज मुहैया कराता है. ओके, और यहाँ पर अप्रॉक्स 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें 12,200 गर्ल्स हैं और बाकी रेस्ट जो है 12,300 वो हैं बॉयज. There are certain points you should also remember. As per the MOU, both organizations will work jointly to promotion the knowledge and skill empowerment for the less privileged children in India. दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉलेज और स्किल एम्पावरमेंट के लिए, के वेलफेयर के लिए काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रेंड्स, इंडिया साइंस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स विद द वर्ल्ड बैंक फॉर $300 मिलियन. भारत ने क्या किया है? जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ में $300 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है.
ये क्यों किया गया है इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट? फॉर द मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी एम्पावरमेंट projects was signed with the help of World Bank. This projects in the basically three component. First is state level initiatives, improving system management, grant support to the higher एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो ये बेसिकली 3 की सेगमेंट है इस जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट सैंक्शन होने के. And you should also remember few points also. The closing date of Madhya Pradesh Higher Education Quality Empowerment Project is on 31st of August 2021. The International Development Association IDA is the part of the World Bank that helps the world's poorest countries, and it established in the 1960. आपको पता होगा IDA जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है और ये दुनिया भर में जितने भी गरीब से गरीब देश हैं उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छा एजुकेशन मुहैया कराने के लिए ये लोन देता है. ओके, सो ये जो इनडायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के साथ में हुआ है, वर्ल्ड बैंक की ही एक बॉडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो इसका पार्ट है. ये बेसिकली मध्य प्रदेश में एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये लोन अप्रूवल हुआ है. ओके, now let's move for the next news. Banking and economy section, friends. Government basically announced a public sector banks consolidation plan to infuse the rupees 25,000 crore. 25,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सेशन किए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारी, उसमें ये लगाए जाएंगे. ओके, सो बेसिकली द मोटो, क्योंकि कुछ बैंक्स जो हैं वो हमारी डाउन चल रहे हैं, इसलिए ये 25,000 करोड़ रुपए एक कंसोलिडेशन प्लान है. कंसोलिडेशन प्लान ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लगाए जाएंगे, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. ओके, so friends, besides the government may consider bringing down its stake in state owned IDBI bank to below 50%, he said while presenting the 2016 and 17 budget in the Lok Sabha. Arun Jaitley said our public sector banks will have to be strong and more competitive. That's why we will infuse rupees 25,000 crore rupees. तो देखिए बैंक जो हैं उनको 25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज जो है वो फिनेंस मिनिस्ट्री की एंड से लागू किया जाएगा, जारी किया जाएगा. और ये 2016 और 17 में जो ये जो 16 और 17 का फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया गया, ये अनाउंसमेंट उस बजट में किया गया. ओके, एंड द बैंक बोर्ड ब्यूरो विल बी ऑपरेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द 2016 एंड 17. आपको पता होगा कि बैंक को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिक्रूटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है, उसके लिए बैंक ने एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया है. ओके, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो ऑपरेशनल एरिया है, जो ये ऑपरेशन की डेट है कि किस दिन से ये कम इन टू द फोर्स हो जाएगा, किस दिन से ये अप्लाई हो जाएगा, ये डेट है 2016 एंड 17. ठीक है, ये इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक बोर्ड ब्यूरो इस्टेब्लिश हो जाएगा. एंड फ्रेंड्स, he is Mr. Arun Jaitley and he is State Bank's chairperson Arundhati Bhattacharya. Okay, and friends, she is the first woman chairperson of from the State Bank of India, and State Bank is the leading bank in India. जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये मतलब कि इसमें क्या है कि ये जो अरुंधति भट्टाचार्य चेयरपर्सन है, ये सबसे पहली महिला है और बहुत ही मोस्ट पावरफुल वुमेन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, सिडबी टू रेज द रुपीज 10,000 करोड़ फॉर द स्टैंड अप इंडिया फंड. सिडबी ने 10,000 करोड़ रुपए स्टैंड अप इंडिया फंड के लिए एलोकेट किए हैं. स्टैंड अप इंडिया का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना. स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ये कॉमन प्रोग्राम है, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था. इसमें जो भी नए उद्योगपति हैं उनके लिए लोन देने का प्रोग्राम है. ओके, सिडबी इज द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, दिस फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द दलित एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए स्टैंड अप इंडिया फंड है, ये जो दलित जो पिछड़े लोग हैं
वो अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे उसके लिए है, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए भी ये है। ओके, next is friends, according to that scheme each bank branch has been mandated to lend one micro enterprise promoted via women and SC and ST entrepreneurs। तो इस लोन को लेने के अंतर्गत या तो SC या ST होनी चाहिए, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है महिला उद्योगपतियों को प्रोफेबल प्राथमिकताएं दी जाएंगी। ओके, and friends मुद्रा लोन्स फॉर अप टू 10 lakhs and फॉर द स्टैंड अप इंडिया लोन्स। तो देखिए मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का लोन जो है स्टैंड अप इंडिया लोन्स के अंतर्गत दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट सिडबी। What is the meaning of SIDBI? SIDBI is currently working on 4 new credit guarantee funds. So first of all you should know the full form of SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. Okay, apart from this SIDBI has a set of rupees 1000 crore in Make in India fund. So this is really very important line there friends. SIDBI ने 1000 करोड़ रुपए मेक इन इंडिया फंड में देने का इनका प्लान है। जो भी मेक इन इंडिया फंड है उसमें 1000 करोड़ रुपए तक का ये लोन देंगे। ओके, टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन सेंटर है उसके लिए। इट हैज ऑल्सो कमिटेड रुपीज 300 करोड़ एंड ऑफ द रुपीज 10,000 करोड़ स्माइल फंड। जो 10,000 करोड़ रुपए का स्माइल फंड है उसमें से 300 करोड़ रुपए ये कमिटेड है देने के लिए फॉर द स्मॉल बिजनेस अनाउंस्ड अर्लियर दिस पार्ट ऑफ द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत ये 300 करोड़ रुपए देंगे। ओके, एंड हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी? डॉक्टर छत्रपति शिवाजी। हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है और सिडबी के जो चेयरमैन और एमडी है वो है छत्रपति शिवाजी। And RBI also unlock rupees 40,000 crore additional capital for the banks. So friends, under that 25,000 crore rupees that were announced by the Mr. Arun Jaitley। जो ये 40,000 करोड़ रुपए का प्लान है टोटल आरबीआई ने जो बैंकों के लिए रखा हुआ है पैकेज, इसमें से 25,000 करोड़ रुपए जो है वो अरुण जेटली जी ने इस साल इन्फ्यूज करने का प्रॉमिस किया है। ओके, दिस अनाउंसमेंट इज अ बिग रिलीफ फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Finance Minister Arun Jaitley announced after his budget speech the capital infusion of rupees 25,000 crore in the current fiscal year 2016। ये 2016 में 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो बैंकों के लिए दिया जाएगा। ओके, जिससे कि बैंक लॉस में ना जाए। 3 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक में 3 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। दिस अपॉइंटमेंट डन बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC। बेसिकली ऑल द अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट सेक्शन that are appointed by the appointments committee of the cabinet, that is called the ACC, which headed by the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi, has approved 3 appointments. First one is the Tata Consultancy Services CEO and MD Natarajan Chandrasekharan. Second is former Chief Secretary Gujarat Sudhir Mankad, and third is non-executive chairman of the Mahindra and Mahindra Bharat Narottam। तो देखिए 3 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं वो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसमें अपॉइंट हुए हैं। ये सारा अपॉइंटमेंट जो है ये कैबिनेट जो कमेटी होती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC उसके द्वारा होता है और ACC की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है और यही हमें हर बार प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO हैं नटराजन चंद्रशेखरन, उनको पहला स्थान मिला हुआ है। और फार्मर चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात के सुधीर मानकड, उनका नाम है। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत नरोत्तम। ये 3 पर्सन जो हैं ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के। ओके, हिस्टोरिक ओल्ड वार ऑफिस इन लंदन एक्वायर्ड बाय द हिंदुजा ग्रुप। आपको पता है लंदन में एक ओल्ड वार ऑफिस था जिसको हिंदुजा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, इसको परचेस कर लिया है, खरीद लिया है। ओके, हिंदुजा ग्रुप की जो ये डील है इसमें इन्होंने लंदन में ये इस्टेब्लिश्ड है, इसको फाइनल किया है और ये एक 5 स्टार होटल में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं।
तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिस्टोरिक ओल्ड वॉर ऑफिस ऑफ द लंदन एक्वायर्ड बाय विच इंडियन ग्रुप, दैट इज हिंदुजा ग्रुप। ये अभी रिसेंटली हिंदुजा ग्रुप ने लंदन में किसको परचेस किया था, वो है ओल्ड वॉर ऑफिस, ठीक है। द हिंदुजा ग्रुप इज अ ग्लोबल conglomerate company acquired the heritage old war office in London that was once inhabited by the Winston Churchill. Hinduja Group planned to restore and convert it into the five-star hotel, luxurious residences besides other facilities. So friends, what is Hinduja Group? Basically, Hinduja Group founded in 1914 by the Parmanand Hinduja. Parmanand Hinduja is Mr. Parmanand Hinduja, founder of Hinduja Group. And basically this is in Iran 100 years ago, now has revenues over 25 billion and a presence in 37 countries. ये 37 कंट्रीज में है और $25 बिलियन इसका जो है करंट बिजनेस है, रेवेन्यू है। हिंदुजा ग्रुप्स हेडक्वार्टर दिस इज इन लंदन यूके। और अशोक लेलैंड हिंदुजा फाउंड्रीज, अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स आर द सब्सिडीज ऑफ हिंदुजा ग्रुप। दीज आर द बेसिकली अशोक लेलैंड, हिंदुजा फाउंड्रीज एंड अशोक लेलैंड डिफेंस, ये तीन जो है सब्सिडरीज है हिंदुजा ग्रुप की। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कैंसिल्स आईआरबी कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ने क्या करा है, आईआरबी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। व्हाई? Because some corruption allegations are the part of this contract. Basically he is Mr. Nitin Gadkari, transport minister. Union Transport Minister Nitin Gadkari had cancelled a contract to build a $1.5 billion tunnel in Himalayas after the opposition politician alleged irregularities in building for the India's most expensive road projects. जो भारत का सबसे महंगा रोड प्रोजेक्ट जिसका नाम है फ्रेंड्स जोजिला पास टनल, ये जम्मू एंड कश्मीर में बनने वाला है। और इसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मतलब कि कुछ धांधली जैसी चीजें आई जिसकी वजह से ये इस पर रोक लगा दी गई। और आईआरबी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, और उससे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। IRB Infrastructure Developers Limited, which recently won the bid to build the South Asia's longest Jojila Pass tunnel in Jammu and Kashmir. The government has cancelled the award without mentioning any reason. गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि अपोजिशन ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि यहाँ पर पैसे की लेन देन हुआ है, रिश्वत दी गई है इस प्रोजेक्ट को पास होने के लिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कैंसिल दिस प्रोजेक्ट। Next is friends, India ranks 90 in the terms of energy security out of 126 countries. 126 कंट्रीज में से भारत की 90 रैंक आई है एनर्जी सिक्योरिटी में, कि ऊर्जा को किस तरीके से संरक्षित करना है, उसमें भारत की जो रैंक है वो 90 आई है एनर्जी सिक्योरिटी में। टॉप 10 कंट्रीज इन द GEAPI रिपोर्ट, स्विट्जरलैंड फर्स्ट, नॉर्वे सेकेंड, स्वीडन थर्ड एंड फ्रांस फोर्थ, डेनमार्क फिफ्थ, and these are the basically top 10. So you should know who is the top one, that is Switzerland, and what is the rank of India, that is 90. And friends, among the BRICS nations rank, Brazil 25, Russia 52, India 90 and China 94th. तो देखिए ब्रिक नेशंस में जो ये टोटल रैंक है उसमें भारत की रैंक जो है वो है 90, और ब्राजील 25 है, रसिया 52 है, इंडिया 90 है और चाइना 94th है। ओके, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिलीवर द सिक्योर, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो देखिए रैंक जो बनाई गई है ये सबसे संरक्षित ऊर्जा कौन डिलीवर्ड कर रहा है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। एंड दिस रिपोर्ट बेसिकली कंपाइल्ड बाय द WEF की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाई है WEF, एंड वाज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ GEAPI इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर। एसेंचर कंपनी की हेल्प से GEAPI ने बनाई है ये रिपोर्ट, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस रिपोर्ट को कंपाइल्ड किया है। इट हैज एक्सप्लोर्ड द एनर्जी आर्किटेक्चर ऑफ 126 कंट्रीज। तो टोटल जो डेटा कंपाइल हुआ है वो 126 कंट्रीज का डेटा आया है। And where is the headquarter of WEF, World Economic Forum? Switzerland, Cologne. Founder Klaus Schwab, and founded in 1971. Okay, so friends,
in the BRICS nations, there are basically 5 countries. First one is B stands for the Brazil, R stands for the Russia, I stands for the India, C that is China and S साउथ अफ्रीका. तो ब्रिक्स में 5 राज्य आते हैं. पहला है 5 देश आते हैं. ये देखिए ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, आई, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इन 5 देशों के नाम पर ही एक हमने ब्रिक्स बैंक भी बनाई है. ओके, ये ब्रिक्स नेशंस हैं और ब्रिक्स बैंक जो है वो इन देशों को लोन भी देगी और यहाँ से इनकी स्टेक होल्डर्स भी हैं बहुत सारे. जो ये 5 देश हैं, इन 5 लोगों ने स्टेक होल्डर्स भी सारे जो शेयर्स परचेस किए हैं ब्रिक्स के, और ये जो अपने नेबर कंट्रीज हैं उनको सहायता प्रदान करेगी. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्चेस मसाला बॉन्ड्स. आईएफसी जो कि ये वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसने मसाला बॉन्ड्स को बेसिकली लॉन्च किया है. एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीन ऑफ मसाला बॉन्ड्स? Masala bonds are the rupee denominated instruments sold only to the offshore investors by Indian corporate for raising money from overseas investors. They do not face currency fluctuation risk and basically bonds are the instrument of debt that are typically used by the corporate to raise the money from the investors. Basically मसाला bonds का एक आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि ये इन्वेस्टर्स से मनी रेज करने के लिए ही यूज होते हैं. दैट इज कॉल्ड द मसाला बॉन्ड्स. ओके, सो आईएफसी, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, लॉन्च द फर्स्ट उरिदसी मसाला बॉन्ड्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द जापानीज बॉन्ड्स टू मोबिलाइज ₹30 करोड़ डायरेक्टली फ्रॉम जापानीज हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स टू द प्रमोट द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया. तो भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए जापान से 30 करोड़ रुपए अप्रॉक्स $4.3 मिलियन, ये जो अमाउंट है ये मोबिलाइज किया जाएगा. ठीक है. कॉर्पोरेट मेनली यूज इट्स एन अल्टरनेटिव टू द ईसीबी, दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स. जो बाहर से पैसा लोन लिया जाता है उस चीज को ये मेनली पूरा करा जाएगा. ओके. In August 2015, IFC became the first entity to issue the green masala bond on London Stock Exchange. In India, IFC mainly focuses on boosting financing in infrastructure and logistics, promoting financial inclusion, and expanding access to the high quality and affordable healthcare. So that is the motto of IFC's masala bonds. Okay, and what about the IFC? Headquarter in Washington DC, United States. What is the mean of DC? That is District of Columbia. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी की, तो वॉशिंगटन डीसी में डीसी क्या है? यह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. Who is the CEO of IFC? Jin Yong Kai. It is founded in 1956 and parent organization is the World Bank Group. Okay, IFC is the child part, or we can say is a part of World Bank Group. Next is friends, TCS recognized as a top global employer. TCS को top global employer की उपाधि दी गई है. This assessment was done among 1000 approx companies in the world wide web. लगभग 1000 कंपनीज को कंपाइल करने के बाद में टीसीएस का नाम आया है. एंड दिस सर्टिफिकेशन इज ओनली अवॉर्डेड टू द बेस्ट एम्प्लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट डिमॉन्स्ट्रेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफरिंग्स. जो भी अपने एम्प्लॉय को सुविधाएं देने के मामले में ये पुरस्कार दिया गया. एंड फ्रेंड्स, इन करंटली इन द टीसीएस देयर आर बेसिकली 3,44,000 employees. Okay, from 125 nationalities has received this rating across the largest market. About Tata Group. So the founder of Tata is the GRD, and TCS basically found in 1991. Tata Group basically not found in 1991, but the date of foundation is TCS, that is 1991. 1991 में TCS की नींव रखी गई थी और टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं जीआरडी टाटा, ये टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं. चेयरमैन, करंटली चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप
साइरस मिस्ट्री, हेडक्वार्टर ऑफ टीसीएस मुंबई महाराष्ट्र, एंड एग्जीक्यूटिव वाइस एंड ग्लोबल हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टीसीएस अजय मुखर्जी। ओके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड साइन पैक्ट विद द केटे स्पेड एंड कंपनी। रिलायंस ने अभी केटे स्पेड एंड कंपनी से टाई अप किया है और केटे स्पेड कंपनी अपना बिजनेस जो है वो भारत में बढ़ाना चाहती है, इस्टेब्लिश करना चाहती है, इसलिए उसने रिलायंस के साथ में ये टाई अप किया है। रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप। रिलायंस ब्रांड लिमिटेड जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की एक सब्सिडरी है। And Kate Spade and Company have announced plans to bring the Kate Spade Newark brand in India, though a long-term distribution and retail license agreement। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड जो कंपनी है केट स्पेड लिमिटेड, ये भारत में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है और इसने रिलायंस ब्रांड्स की हेल्प से ये कर रही है। तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, रिलायंस जो ब्रांड्स लिमिटेड है ये इस ब्रांड की चीजों को प्रमोट करेगा। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द रिलायंस ब्रांड्स दर्शन मेहता and the CEO of Kate Spade and company Craig A. Levitt। Okay, so these are the two bodies that you should remember। ये आपको दो चीजें याद रखनी है कि रिलायंस के सीईओ कौन है, रिलायंस ब्रांड्स के प्रेसिडेंट और सीईओ ये हैं दर्शन मेहता। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट लॉन्चेस कॉमर्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। फ्लिपकार्ट ने कॉमर्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सो these are the basically companies that will be the part of this initiative: Gillette, Sony, Yes Bank, L'Oreal, Micromax, Intel and Datasun। Datasun basically this is the company of Nissan car making company। तो ये जो Datasun है ये Nissan car making company का ही एक पार्ट है। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट पुट रख सकते हैं। लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट लॉन्च इट्स ऑन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, खुद का अपना एडवर्टाइजमेंट करने का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें ब्रांड स्टोरी एड्स विद ओवर 50 लीडिंग ब्रांड्स ऑन द बोर्ड। ओके, यस बैंक जो मैंने आपको ये कंपनी बताई हैं ये इसके पार्ट हैं। फ्लिपकार्ट इज एन ई कॉमर्स कंपनी फाउंडेड इन 2007 बाय द सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ये आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने सबसे पहले अमेजॉन में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया एंड आफ्टर दैट दे इशू अ कंपनी फ्लिपकार्ट। तो इन्होंने उसके बाद में एक फ्लिपकार्ट कंपनी को इशू कर दिया। ओके, फ्लिपकार्ट बेसिकली रजिस्टर्ड इन सिंगापुर बट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलोर कर्नाटका। कर्नाटका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है। Now let's discuss few new appointments in the country as well as abroad। Former Chief Justice of India H.L. Dattu joined NHRC as a chairperson। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं कौन, एच.एल. दत्तू। तो आपको याद रखना है एच.एल. दत्तू ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये एनएचआरसी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.एल. Dattu took charges as the chairperson of National Human Rights Commission NHRC। He is the 7th chairman of NHRC। 7वें नंबर के ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, कमीशन के चेयरमैन हैं। ओके, His appointment announced under the Protection of Human Rights Act 1993। 1993 ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इनका अपॉइंटमेंट किया गया। And this appointment basically done by the president on the recommendation of the high powered committee headed by the prime minister for the tenure of 5 years। Okay, तो आपको पता होगा most of the bodies का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है जो सेंटर में पावर में गवर्नमेंट होती है वो उस अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करती है और जो अपॉइंटमेंट पर फाइनल मोहर लगाता है अपॉइंटमेंट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ओके, हिज लास्ट अपॉइंटमेंट वाज द September 28, 2014 एज अ CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही वाज बेसिकली रिटायर्ड ऑन 2015। तो ये दिसंबर 2, 2015 को रिटायर्ड हो गए थे और एच.एल. दत्तू ये हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।
Right now, currently, who is the CGI of India? He is TS ठाकुर. तो अभी करंटली कौन है CGI है हमारे करंटली? ये है जस्टिस TS ठाकुर. Okay, friends. हासिम तशाई इज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोसाबो. कोसाबो के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं. इनका नाम है हाशिम तशी. इन्होंने बेसिकली सक्सीड किसको किया है? FT झांगा इन द वोटिंग हेल्ड इन द प्रिस्टीनिया. तो ये प्रिस्टीनिया में जो वोटिंग्स हुए थे उसमें इन्होंने एटीफेटे झांगा को डिफीट किया था, सक्सीड किया है. ओके, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर सम पॉइंट्स. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोसावो? ईसा मुस्तफा. करेंसी यूरो and capital Pristina. Okay. Murugnak Parpanje appointed as the MCX MD. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं मृगनक परपांजे. ओके, परांजपे मृगंक परपांजे जो है वो MCX MD मतलब कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के MD बनाए गए हैं. इन्होंने किसको सक्सीड किया है? Manoj Bains को. He basically succeeded the Manoj Bains. This exchange has also redesignated Parveen Kumar Singhal, the present joint managing director, as a president and whole-time director with the effect from April 1st. The appointment will be a period of 3 years and subject to the prior approval from the SEBI. SEBI, that means Security Exchange Board of India. सेबी का बेसिकली मूल काम क्या होता है? मेन वर्क होता है कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना. सेबी, दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट. एंड फ्रेंड्स, विच वन इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मनी मार्केट? दैट इज RBI. सो लेट मी राइट डाउन हियर. मनी मार्केट रेगुलेटरी बॉडी इज RBI एंड कैपिटल मार्केट दैट इज सेबी. सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मनी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है. और कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ये है सेबी. तो मृगंक परांजपे जो है ये MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं. एंड फ्रेंड्स, हु इज द करंट MCX CEO? परवीन कुमार सिंघल and headquartered in Mumbai, founded 2003. Okay. And friends, who is the SEBI chairman? UK Sinha. Vice Admiral Atul Kumar Jain takes over as a chief of staff Eastern Naval Command. Vice Admiral जो है अतुल कुमार जैन जी हैं, इनको चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का नियुक्त किया गया है. तो ये आपको नोट डाउन करना है. ही सक्सीडेड बेसिकली वाइस एडमिरल बिमल शर्मा, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में. सुनील समरवाल री अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए फिर से री अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? सुनील समरवाल जी का. And friends, this is Christina Lagarde, IMF director, and he is Mr. Sunil Sabharwal. Okay. IMF headquarter that is in Washington DC, United States. There are certain defense news here, so we will decode one by one here. India inks $3.1 billion deals for the Apache and Chinook helicopters with United States. India Defense Ministry has issued an order with rupees 22,000 crores for the purchase of helicopters CH-47 and Chinook AH-64. ओके, देखिए भारत ने क्या किया है, अमेरिका के साथ में $3.1 बिलियन की एक डील फाइनल की है, जिसमें अपाचे और चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा. ओके. डिफेंस मिनिस्ट्री गिविंग द नोट टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल्स.
इंडियन फोर्स विल गेट अ बूस्ट। जो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर्स दे दिए हैं कि ये जो ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स हैं ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी अगर ये हेलीकॉप्टर्स हमारे सेना में शामिल होते हैं। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर मनोहर पर्रिकर। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनोहर पर्रिकर। And friends, who is the chief of basically national security advisor? Okay, he is Mr. अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी हैं ये चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के। आपको एक इंटरेस्टिंग इवेंट्स बताता हूं कि जो अजीत डोभाल जी हैं ये पाकिस्तान में काफी टाइम तक स्पाई बन के इन्होंने काम किया था और ये वहां रहते थे और वहां से खुफिया एजेंसीज को हमारे यहाँ को नोटिस भेजते रहते थे, मतलब इनपुट्स देते थे। और उसके बाद ये वापस इंडिया भी चले आए लेकिन वहां पर किसी को नहीं पता चल पाया। ये बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम द एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए, वहां से ये आते हैं और इनको चीफ बनाया गया है सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो सलाहकार हैं भारत के सुरक्षा सलाहकार। Okay, and friends, one thing more, India also closed deal with the 36 aircraft costing rupees 60,000। ठीक है, तो भारत जो है जो राफेल 36 एयरक्राफ्ट हैं तो ये 60,000 करोड़ रुपए की डील है, वो भी फाइनल हो चुकी है। अजीत डोभाल इज प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट न्यूज। 7th लेमिटाई military exercise ends, and there are really very important points about this exercise. Okay, so this is the 7th joint military exercise between India and Seychelles military। भारत और सियाचलिस मिलिट्री के बीच में ये 7वें नंबर की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। द वेन्यू दैट वाज द विक्टोरिया माहे आइलैंड्स इन सियाचिल्स। जो इसका वेन्यू था वो विक्टोरिया माहे आइलैंड्स में था, सियाचिलिस में। बेसिकली दैट वाज द 14 days ज्वाइंट एक्सरसाइज। ये 14 दिनों की एक संयुक्त अभ्यास था। द मल्टीनेशनल मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 ऑफ एशियन प्लस कंट्रीज बिगेन्स एंड वेन्यू दैट वाज द पुणे। देखिए ये एक नई न्यूज है, मल्टीनेशनल मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 ऑफ एशियन प्लस कंट्रीज बिगेन्स इन पुणे। ये जो है एशियन प्लस कंट्रीज की जो एक इवेंट है ये वहां पर पुणे भारत में होने वाली है, महाराष्ट्र। थीम क्या है इस इवेंट की? ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन HMA, ये थीम है मल्टीनेशनल मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज की। एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस PKO, दीज आर द बेसिकली थीम। तो थीम क्या है इस इवेंट की? ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन HMA and peacekeeping operations PKO. The exercise will conclude on 8th of March 2016 with around 300 participations from 18 Asian plus countries। तो देखिए जो ये एक्सरसाइज है ये 8 मार्च 2016 को कंडक्ट हुई और इसमें 300 लोगों ने हिस्सा लिया 18 एशियन प्लस कंट्रीज के। ओके, पार्टिसिपेटिंग एशियन कंट्रीज along with एशियन प्लस nations namely India, Australia, Japan, New Zealand, China, South Korea, Russia and United States. These are the basically Asian plus countries, and the 10 Asian countries from Southeast Asia are the Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. These are the 10 एशियन कंट्रीज। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है जकार्ता, इंडोनेशिया। एंड मोटो ऑफ एशियन, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, दिस इज द विजन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इसरो लुक्स एट यूजिंग GSLV फॉर फॉरेन सैटेलाइट लॉन्चेस। इसरो जो है वो जियोसिंक्रोनियस जो सैटेलाइट लार्ज व्हीकल है वो फॉरेन सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भी ये एक अनुबंध होने वाला है।
तो इसकी बात करते हैं। अ यूएस स्पेस एजेंसी इज लाइकली टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यूजिंग द एक्सपर्टाइज of the Indian Space Research Organization. Minister of the State for Atomic Energy and Space, Mr. जितेंद्र कुमार, इन्फॉर्म्ड इन द लोकसभा। तो इन्होंने ये बात लोकसभा में बताई। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अमेरिका की जो नासा एजेंसी है और भारत की इसरो है, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ है कि ये मार्स मिशन जो है वो साथ में ज्वाइंट वेंचर के जरिए भेजेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो राइट डाउन who is the Minister of State for Atomic Energy and Space, Mr. Jitendra Singh. He is the Minister of State for Atomic Energy and Space. And friends, who is the ISRO chief right now? Mr. Kiran Kumar. Next is Indian firm to partner Israel for anti-tank missile. भारत की एक फर्म है जिसने इजराइल के साथ में एंटी टैंक मिसाइल पर एक पार्टनरशिप का कोलैबोरेशन किया है। राफेल ऑफ इजराइल एंड कल्याणी ग्रुप आर सेटिंग अप अ ज्वाइंट वेंचर। देखिए, इजराइल की राफेल और भारत का कल्याणी ग्रुप, इन दोनों कंपनीज के बीच में एक एंटी टैंक मिसाइल के लिए एक ज्वाइंट वेंचर, एक पार्टनरशिप हुई है। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स टू बिल्ड व्यूपन सिस्टम इन इंडिया। ये भारत में हथियार बनाए जाएंगे। इट कुड स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल्स ATGM विच द इंडियन आर्मी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग। तो भारत जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करने वाली है, इसलिए इसके संदर्भ में ये हुआ है। तो आपको याद रखना है, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का जो पार्टनरशिप है वो इजराइल और भारत के बीच में हुई है। इजराइल की राफेल और भारत की कल्याणी ग्रुप, ये दोनों कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सम न्यूज रिगार्डिंग टू द साइंस सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। भारत जो है बहुत ज्यादा और भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रपोज्ड करने वाला है और कुछ बनने वाले भी हैं और हमारे यहाँ। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ देयर आर बेसिकली 8 nuclear power plants in India, whereas 7 are operationalized plus 1 is proposed in जैतापुर। तो जैतापुर में एक नया जो है वो proposed है और अभी 7 जो है वो operationalized है। To meet the need of country, the government of India plans to set up nuclear power plants in हरियाणा। तो इसके लिए हरियाणा, बिहार और पंजाब, ये 3 राज्यों में अप्रूवल मिलने वाला है कि यहाँ पर प्लांट्स बन सकते हैं। ओके, फॉर दिस अ स्टेट हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर अ न्यूक्लियर प्लांट इन राजौली इन बिहार। इसके लिए एक साइट भी देखी गई है राजौली बिहार में, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर, और इसका जो अप्रूवल जो है गवर्नमेंट के एंड से आने वाला है, लेकिन वहां पर पानी की कमी, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज नॉट परफॉर्मिंग। ये वहां पर पानी की जो कमी के कारण वहां पर ये प्लांट में देरी हो रही है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, यहाँ से गवर्नमेंट किन नए राज्यों में और पावर प्लांट्स बनाने के लिए विचार कर रहा है। सो दीज आर द हरियाणा, बिहार एंड पंजाब। ओके, नेक्स्ट इज स्कॉट कैली। दिस न्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रेंड्स, most important. Kindly note down each and everything from this page. Scott Kelly, he is basically American astronaut, returns to the earth after 340 days in the space. 340 दिन स्पेस में रहने के बाद में स्कॉट कैली इस धरती पर वापस आए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने दिन इन्होंने स्पेस में बिताया। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जब ये अर्थ पर आ चुके हैं तो इनका फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है कि इनके अंदर क्या क्या हार्मोनिक चेंजेस आए हैं, क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, क्या क्या फिजिकल चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले इनकी जो हाइट है वो 1 से 1.5 फीट इनकी हाइट जो है इंक्रीज हो गई है। हाइट बेसिकली इस परस्पेक्टिव में इंक्रीज हुई है ड्यू टू द प्रेशर इन द
स्पेस, जो स्पेस में उच्च हाई प्रेशर दबाव के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी 1 से 1.5 फीट बढ़ गई है। इसके कारण इनकी जो हाइट है वो 1 से 1.5 फीट बढ़ चुकी है, और जो एक्सपर्ट्स का दावा ये है कि ये हाइट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी जैसे से ये धरती पर समय बिताएंगे, अर्थ पर। ओके, सो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। astronauts and expedition 46 commander Scott Kelly and his Russian counterpart Mikhail Kornikov। देखिए, स्कॉट केली रसिया की तरफ से और स्कॉट केली अमेरिका की तरफ से, और रशिया की तरफ से मिखेल कोरिनिको, ये दोनों लोग धरती पर वापस आ चुके हैं 340 दिन हिस्टोरिक रहने के कारण। मतलब कि ऐतिहासिक 340 दिन उन्होंने स्पेस में बिताए। After a historic 340-day mission abroad in the International Space Station, it was a science experiment to study the effect of microgravity on human body so that NASA can prepare astronauts for the longer flights to the Mars and beyond। ये ऐसा इसलिए हुआ कि माइक्रोग्रेविटी के ऊपर स्टडी की जाए, जैसे कि नासा अपने और भी एस्ट्रोनॉट्स मार्स मिशन पर भेजना चाहता है। तो ये एक देखना जाना है कि क्या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा दिन तक कैसे रुका जा सकता है। मिस्टर केली, who spent the time about 249 miles above the planet aboard the international space station, and the Russian cosmonauts Mikhail Kornikov landed the eastern in Kazakhstan। Okay, so these are the basically two person, so you should also write down the name। तो आपको इन दो लोगों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। नासा ने इनवाइट किया है भारत के लिए मार्स मिशन के ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं, इसलिए आपको मैंने पीछे बताया था। राइट नाउ सम स्पोर्ट्स न्यूज आर देयर। फर्स्ट वन इज बीसीसीआई मीडिया मैनेजर क्लियर्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस। जो बीसीसीआई मीडिया मैनेजर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ज लगाए गए थे, वो उनको छुटकारा मिल गया है। जस्टिस एपी शाह कमेटी ऑफ बीसीसीआई अम्बड्समैन, जो जस्टिस एपी शाह बीसीसीआई के अम्बड्समैन है। अम्बड्समैन का मतलब होता है फ्रेंड्स लोकपाल, जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होती है, कोई भी एलिगेशंस होते हैं उसके लिए ये काम करता है। तो बीसीसीआई अम्बड्समैन कौन है? एपी शाह, जस्टिस एपी शाह। उन्होंने सारे के सारे एलिगेशंस डिसमिस कर दिए हैं जो मीडिया मैनेजर बीसीसीआई के हैं, इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ज लगाए गए थे। मतलब कि इन्होंने कुछ अन्य स्रोतों से पैसा लिया है। बेसिकली दीज चार्जेस आर अनाउंस्ड, see right now, conflict of interest dismissed against the board's media manager Nishant Arora। As per the AP Saha, the charges against Arora labeled by the freelance journalist Neeraj Gunde cannot be the issue of the consideration। जो एक जर्नलिस्ट हैं नीरज गुंडे, उन्होंने ये आरोप लगाए थे निशांत अरोड़ा बीसीसीआई के मैनेजर हैं, मीडिया मैनेजर, और इन पर जो भी एलिगेशंस थे वो सारे के सारे निराधार पाए गए। जस्टिस एपी साहब बीसीसीआई के अम्बड्समैन हैं, उन्होंने इस आरोपों को खारिज किया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स अनुराज ठाकुर, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। ओके, Anurag Thakur is the president, or and we can say also general secretary of the BCCI। And sorry friends, Anurag Thakur is the general secretary। Okay, and Sasank Manohar is the president of BCCI। He is the Sasank Manohar। तो देखिए गलती हो गई यहाँ पर, शशांक मनोहर जो है ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, और जो सेक्रेटरी हैं, ऑफिशियल सेक्रेटरी, वो है अनुराज ठाकुर। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स राहुल सचदेव विंस इंडियाज ओपन स्नूकर टाइटल। सो फ्रॉम हियर यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड राहुल सचदेव रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ओके, सो बेसिकली राहुल सचदेव ने एक अवार्ड जीता है, ओपन स्नूकर टाइटल जो है। बहादुर सिंह राणा वॉन गोल्ड इन 50 किलोमीटर रेस वॉक इन नेशनल चैंपियनशिप। And friends, Olympian Bashant Bahadur Singh Rana clinched the gold medals men 50 kilometer walk race in the second championship the Jaipur National Championship 2016 held in Jaipur।
ठीक है। तो राहुल सचदेव ने ओपन स्नूकर टाइटल जीता है और इनके साथ में ही बहादुर सिंह राणा जो है उन्होंने 50 किलोमीटर जो रेस होती है वॉक रेस, उसमें नेशनल चैंपियनशिप का उनको खिताब दिया गया है। ओके, आपको पता होगा ओलंपियन है बसंत बहादुर सिंह राणा और इन्होंने गोल्ड मेडल 50 किलोमीटर रेस वॉक में जीता है। लेकिन राहुल सचदेव ने क्या है, इंडियन ओपन स्नूकर टाइटल जीता है। और ये स्नूकर जिसको बिलियार्ड्स कहते हैं, बिलियार्ड्स का ही एक पार्ट होता है स्नूकर, उस स्पोर्ट से राहुल सचदेव बिलोंग करते हैं। और बहादुर सिंह राणा, राइट नाउ सी फ्रेंड्स, बहादुर सिंह राणा जो है ये एथलेटिक्स हैं, इन्होंने 50 किलोमीटर की वॉक रेस में ये चैंपियनशिप जीती। मुंबई अंडर 23 टीम क्लिंच द सीके नायडू ट्रॉफी इन 2015 एंड 16। मुंबई की अंडर 23 टीम जो है उसने सीके नायडू ट्रॉफी जो है 2015 और 16 पर कब्जा जमाया। ओके, किसको हराया? मध्य प्रदेश को हरा दिया और ये इंदौर में स्टेडियम में ये इवेंट हुआ था। द मुंबई टीम विनर्स ऑफ द 2015-16 अंडर 23 CK Naidu Trophy will be awarded with a cash prize of 20 lakhs rupees in clinching the title। 20 लाख रुपए का प्राइज दिया गया इस अवार्ड को जीतने पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अरमान इब्राहिम नेम्स मोटर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। अरमान इब्राहिम को मोटर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इंडियन रेसिंग ड्राइवर अरमान इब्राहिम was given the motor sports man of the year award at a gala ceremony organized by the Federation of Motor Sports Club of India FMSCI। Arman walked away with the glittering Raymond Gautam Singhania rolling trophy and a cash prize of 2 lakhs for his performance in the Lamborghini सुपर टर्बो एशिया सीरीज। तो देखिए अरमान इब्राहिम को मोटर स्पोर्ट्स का मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और ये इनके बारे में कुछ डिटेल्स है जिसको आपको नोट डाउन करना है और इसके साथ में इनको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड द ट्रॉफी बाय द FMSCI चेयरमैन विजय माल्या। FMSCI चेयरमैन जो है विजय माल्या, इनके द्वारा इस ट्रॉफी को दिया गया। फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब इन इंडिया FMSCI द अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई और ये अवार्ड्स दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड क्रिकेट लीजेंड मार्टिन क्रोबे डेड डाइज एज ऑफ 53 आफ्टर लूजिंग कैंसर बैटल। तो कैंसर से लड़ते हुए न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, जिनका नाम है मार्टिन क्रोबे, उनको ये अवार्ड दिया गया। उनकी एक्चुअली बेसिकली अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो वो न्यूजीलैंड के काफी दिग्गज खिलाड़ी थे। ओके, इंडियन शूटर जीतू राय क्लिंचेस गोल्ड 50 मीटर पिस्टल ग्रुप। जो भारतीय शूटर हैं जीतू राय, इन्होंने 50 मीटर पिस्तौल में इनको गोल्ड दिया गया। ओके, बेसिकली जीतू राय बॉर्न इन 1987 इज अ इंडियन शूटर ऑफ द नेपालीज ओरिजिन और इसको 50 मीटर पिस्तौल में गोल्ड मिला गया। कहां पर? ISSF बर्ड बैंक बैंकॉक में। ओके, एंड फ्रेंड्स, जीतू राय बीट चाइनाज फॉर्मर वर्ल्ड्स ओलंपियन चैंपियन। ओके, and few things here also. International Shooting Sports Federation ISSF Sports Shooting Sports Jurisdiction International 1907 म्यूनिस जर्मनी। ठीक है, ये इनकी डिटेल है। ठीक है, ISSF की। एंड फ्रेंड्स, अनिर्बान लाहिरी जंप्स टू द 9th स्पॉट एट अ वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप। अनिर्बान लाहिरी ने 9 नंबर का वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप को जीता है। अनिर्बान लाहिनी जो है ये फ्रेंड्स सेकेंड सक्सेसिव टू अंडर 70s एंड जंप्स इनटू द टॉप 10। अनिर्बान लाहिरी जो है ये अर्जुन अवार्ड्स भी इनको गोल्फ में दिया जा चुका है और ये गोल्फ से रिलेटेड जो गोल्फ स्पोर्ट्स होता है उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पेप्सिको नेम्ड एज अ न्यू एसोसिएट स्पॉन्सर ऑफ BCCI। BCCI का नया स्पॉन्सर है पेप्सिको और ये हैं अनुराग मिस्टर अनुराग ठाकुर, BCCI सेक्रेटरी। ये बेवरेजेस जाइंट्स पेप्सिको कंपनी जो है इसको एसोसिएट स्पॉन्सर बनाया गया BCCI का। एंड फ्रेंड्स, मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम इज द ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द BCCI। पेप्सिको's chairman is Indra Nooyi and BCCI secretary Anurag Thakur। Chairman and CEO of PepsiCo of India D Shivakumar
and PepsiCo has its association with the cricket in India for 25 years. Okay. Patna Pirates beats U Mumbai. पटना की टीम ने मुंबई की टीम को हराया है। पटना की टीम का नाम है पटना पायरेट्स और मुंबई की टीम का नाम है यू मुंबा। 31-28 से इन्होंने थर्ड सीजन प्रो कबड्डी लीग का जो हुआ था उसमें इनको हराया है। ओके, सीजन 3 ऑफ स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी में जो पटना ने है उसने मुंबई को हरा दिया है। ये आपको नोट डाउन रखना है कि कौन सी टीम किसके पास है। पटना की टीम है पटना पायरेट्स, मुंबई की टीम है यू मुंबा और कबड्डी प्रो लीग में कौन जीता है? पटना पायरेट्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, बहादुर सिंह राणा वॉन गोल्ड मेडल इन द 50 किलोमीटर रेस वॉक नेशनल चैंपियनशिप। बहादुर सिंह राणा को 50 किलोमीटर जो रेस वॉक है उसमें नेशनल चैंपियनशिप का खिताब दिया गया। नेक्स्ट इज एशिया कप 2016 कंक्लूड्स इन बांग्लादेश एंड इंडिया। बेसिकली इंडिया वॉन द 6th एशिया कप टाइटल। जो बांग्लादेश में अभी एशिया कप हुआ, फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया और छठी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। इंडिया बीट बांग्लादेश बाय द 8 विकेट इन द फाइनल। ओके, so there are some points from here. First time T20 international, that was the format of this Asia Cup. Host nation Bangladesh, champion India 6 title, participants there were 5, and the player of the series Sabir Rahman, and most runs Sabir Rahman, and most wicket Al Amin Hossain. Okay, so these are the stats of that Asia Cup. Now friends, let's be discuss the obituaries section. Those people who recently passed away. So we will discuss here. So obituaries, let's discuss right now. George Kennedy, the Oscar-winning actor, passed away. जॉर्ज कैनेडी जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, अभी उनकी जल्दी में डेथ हो चुकी है। जॉर्ज कैनेडी who has passed away recently was one of the America's most recognizable and versatile character actors. ये बहुत ज़्यादा मतलब versatile एक्टर थे, versatile परफॉर्मेंस में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में परफॉर्म कर सकते थे और ये यूएसए से बिलोंग करते थे। ओके, ही वॉज 91 ईयर्स ओल्ड, 91 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई and he basically made 170 more than 175 films. Mr. Kennedy is the tough guy character won an Academy Awards for his portrayal on the Savage Chain Gang convict in the 1960. इनको जो एकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, ये इनको 1960 की जो इनकी एक मूवी थी इसके लिए इनको दिया गया था। ओके, Kennedy was born in the New York 1925 and Kennedy won Oscar for the कूल हैंड लूक। कूल हैंड लूक मूवी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड्स दिया गया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, वेटरन लेफ्ट चीफ अशोक घोष लाइफलेस। ये आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके एक लीडर थे जिनका नाम था चीफ अशोक घोष, उनकी डेथ हो चुकी है। Veteran All India Forward Bloc AIFB's leader and senior most leader of the left front. This is the CPIM party. In West Bengal, Ashok Ghosh passed away recently. He was 94. He was also a freedom fighter. वो 94 वर्ष के थे और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ओके, एंड फ्रेंड्स, ही बिलोंग्स टू द सीपीआई पार्टी। आपको पता है सीपीआई पार्टी के जो चीफ कौन है? सीताराम येचुरी जी। Sitaram Yechuri is the General Secretary of this party, CPIM. Next is legendary film act archivist P.K. Nayyar passed away. ये जो P.K. Nayyar हैं अभी recently passed, जिनकी जल्दी में भी मृत्यु हुई है। Basically, he was the founder director of the National Film Archive of India has passed away. He was 86 years old. वो 86 वर्ष के थे और नेशनल फिल्म अचीव्स ऑफ इंडिया के वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, द फाउंडर डायरेक्टर। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग सेवरल लैंडमार्क इंडियन फिल्म सच एज दादा साहेब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र एंड कलिया मर्दान। ठीक है, ये इनकी फेमस फिल्म थी जिनके लिए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड्स भी दिया गया था। ओके, हरिश्चंद्र और
कालिया मर्दन. Okay. Singer Joe Feek has died after a battle with the सर्विकल कैंसर. सर्विकल कैंसर जो होता है उसकी वजह से एक सिंगर हैं जिनका नाम है जोए फीक, उनकी डेथ हो चुकी है. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं. कांग्रेस एमएलए आर वेंकट रेड्डी पासेस अवे. कांग्रेस के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए जो हैं आर वेंकट, उनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली. और ये तेलंगाना कांग्रेस के जो फॉर्मर मिनिस्टर राम रेड्डी वेंकट रेड्डी जो है, ये इनका टोटल पूरा नाम है. ठीक है, तो तेलंगाना कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर पहले रह भी चुके हैं राम रेड्डी वेंकट रेड्डी. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, ही वाज अंडरगोइंग विद द ट्रीटमेंट फ्रॉम द कैंसर. इनको कैंसर हुआ था, 72 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है. और ही वाज 5 टाइम एमएलए फ्रॉम द खमाम डिस्ट्रिक्ट. खमाम डिस्ट्रिक्ट से 5 बार ये विधायक रह चुके हैं. द वेटरन लीडर हु वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ये पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसके लीडर भी रह चुके हैं, चेयरमैन, तेलंगाना असेंबली में. एंड ही वाज अ मिनिस्टर इन कांग्रेस गवर्नमेंट. कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, पैट कॉनरी, प्रिंस ऑफ टाइट्स एंड ग्रेट सेनेटरी ऑथर, डाइड एज 70s. 70 वर्ष की उम्र में पैट कॉनरे, ठीक है, और ये ग्रेट सेंटनी ऑथर जो है, इनकी डेथ हो चुकी है. डोनाल्ड पैट्रिक्स पैट कॉनरे वाज अ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर. ये डोनाल्ड पैट्रिक की एक बुक थी पैट कॉर्ने, जिसको सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग ऑथर का अवार्ड भी इनको मिल चुका है. ओके, बेसिकली ही हैज रिटन सेवरल एक्लेम्ड नॉवेल्स एंड मेमोइड्स. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और मेमोइड्स को लिखा था. इनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण नॉवेल्स हैं. 2 ऑफ हिज फेवरेट नॉवेल्स, द प्रिंस ऑफ टाइट्स एंड ग्रेट सेंटनी. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द प्रिंस ऑफ टाइट्स एंड द ग्रेट सेंटनी रिटन बाय whom? So that written by the Pat Conroy. Okay, he was a New York. He basically belongs from the United States of America. ये यूएसए से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पीए संगमा पासिस अवे. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रेंड्स, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पीए संगमा पासिस अवे. प्यूरो एग्नेटिक संगमा, who was the Lok Sabha speaker from 1996 to 1998 and one of the co-founders of the Nationalist Congress Party NCP. He was the co-founder of NCP. Mr. Sangma, P.A. Sangma, he passes recently and due to the heart attack in age of 68. 68 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई. He has been elected to the Lok Sabha 8 times since 1977. 1977 से लेकर ये 8 बार लोकसभा के एमपी बनाए गए. Sangma was the speaker of the Lok Sabha from 1996 to 1998. This is the important point you should remember, PTR. Second one is he was the co-founder of the NCP, National Congress Party. He was also a chief minister of Meghalaya from 1988 to 1990. 1988 से 1990 के दशक में ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी रहे और एनसीपी के को फाउंडर मेंबर भी थे. संगमा ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मेघालय फ्रॉम, दैट इज रिपीटिंग न्यूज. तो देखिए, जो लोकसभा स्पीकर पीए संगमा थे, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है. पूर्णो अगिटोक संगमा, और ये मेघालय के 2 वर्ष के लिए चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए थे. 8 बार लोकसभा से इनको चुना गया था. Next is friends, important section, awards and prizes. So we will discuss here few awards and prizes. So first one is Randeep Hooda honored with the Achievement Award in Australia. Randeep Hooda को अमेरिका में एक अचीवमेंट्स अवार्ड से नवाजा गया. Randeep Hooda is a Bollywood actor, was felicitated by the Melbourne based South Asian community members at a function in Australia. इनको मेलबर्न में एक ऑस्ट्रेलिया के फंक्शन में एक अवार्ड से नवाजा गया. द मेंबर्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन पब्लिक अफेयर्स काउंसिल SAPAC. यू शुड राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ SAPAC, दैट इज साउथ एशियन पब्लिक अफेयर्स काउंसिल, ऑनर्ड द विजिटिंग एक्टर विद एन अचीवमेंट अवार्ड फॉर मेकिंग हिज मार्क इन द फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री में
बहुत अच्छा मार्क करने के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया साउथ एशियन पब्लिक अफेयर्स काउंसिल की तरफ से इनको। At the event, Randeep Hooda formally launched a non-profit organization, Nobody Dies Hungry, फाउंडेड बाय द ऑस्ट्रेलियन इंडियन आलोक कुमार, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है आलोक कुमार। इन्होंने एक एनजीओ ओपन किया है नोबडी डाइज हंग्री, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? रणदीप हुड्डा जी ने। ओके, दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर टूरिज्म डैनियल ग्रीन। तो ये अवार्ड जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर द टूरिज्म डैनियल ग्रीन के द्वारा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, दिल्लीज इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट वॉट्स बेस्ट इन इट्स कैटेगरी फॉर द सेकेंड ईयर। जो दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है IGAI, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया दूसरी बार। ठीक है, द न्यू दिल्लीज इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट IGIA has bagged the best airport award under the class X cities in 2013 and 14. Okay, so the best airport awards were presented in the categories: one for the X class cities, Delhi, Greater Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, while the other awards were for the airports other than these cities. ये जो class X cities की बात करते हैं, इसमें जो एक अवार्ड दिया जाता है उसके अंतर्गत में दिल्ली, ग्रेटर मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु ये जैसे शहर आते हैं, और इसमें दिल्ली के एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का ये अवार्ड दिया गया। द अवार्ड गिवन इन द कैटेगरी ऑफ द बर्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2014 अंडर द कैटेगरी ऑफ हैंडलिंग 25 to 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, ऑफिशियल अनाउंस्ड। 25 मिलियन से लेकर 40 मिलियन के बीच में पैसेंजर्स जो है वो ट्रेवल करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, इस वजह से इसको ये अवार्ड बर्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2014 का अवार्ड दिया गया। द इवेंट वाज अटेंडेड बाय द टूरिज्म मिनिस्टर महेश शर्मा। ये डॉक्टर महेश शर्मा जो है इनके द्वारा इस इवेंट को अटेंड किया गया। बेसिकली ही सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो एंड वन थिंग मोर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। ये जो है कल्चरल टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं और एविएशन मिनिस्टर्स भी हैं इन द स्टेट। ओके, IGIA is the largest airport in South Asia, serving over 115 destinations with 56 international and 8 domestic airlines. Okay, now let's move for the next. 3 British scientists win 2016 ब्रेन प्राइज। जो ब्रेन प्राइज 2016 है वो 3 ब्रिटिश साइंटिस्ट को दिया गया। फर्स्ट इज ग्राहम कोलरिंगे, रिचर्ड मोरिस एंड टिमोटी ब्लिस। Okay, so these are the basically first, second and third 3 scientists which won the brain prize winners of the 2016. Okay, a Toronto based researcher is among 3 scientists receiving the world's most valuable Great Landbeck European Brain Research Prize. Okay, so these are the nominee of 3 scientists. तो 3 साइंटिस्ट हैं, इनको ब्रेन प्राइज दिया गया 2016 का। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, बिहारी पुरस्कार 2015 टू बी गिवन टू द डॉक्टर भगवती लाल व्यास। भगवती लाल व्यास को बिहारी पुरस्कार दिया गया। देयर आर सेवरल फैक्ट्स अबाउट द बिहारी पुरस्कार, लेट्स रीड आउट। पोएट डॉक्टर भगवती लाल व्यास हैज बीन चूजन फॉर द 2015 बिहारी पुरस्कार फॉर हिज एंथोलॉजी ऑफ राजस्थानी पोएम्स कथा सुन आबे है शब्द, पब्लिश्ड इन 2010। तो 2010 में इनकी बहुत ही फेमस पोएम थी जिसका नाम था कथा सुन आबे हैं शब्द, तो इसके लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर व्यास वर्क्स रिफ्लेक्ट द अनप्लीजेंट चेंजेस इन द ह्यूमन रिलेशंस, social disparity and loss of human values, although positivity and his faith in human life also shine through the vast collection of his poetry। ये बहुत ही विश्व विख्यात पोएट्री करते हैं और इस वजह से सॉरी गाइस, बहुत सी विश्व विख्यात पोएट्री करते हैं, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। के बिरला फाउंडेशन इन 1991
बिहारी पुरस्कार is given annually for an outstanding literary work in Hindi or Rajasthani published during last 10 years by a Rajasthani writer. कोई भी राजस्थानी राइटर के द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो भी बेस्ट वर्क किया जाता है लिटरेचर के संदर्भ में, ये अवार्ड बिहारी पुरस्कार जो है ये के बिरला फाउंडेशन देता है। ओके, अवार्ड प्राइज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए अवार्ड प्राइज होती है। द सिलेक्शन फॉर द अवार्ड वाज मेड बाय अ 6-member कमेटी। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फाउंडेशन शोभना भारतीय। ये 6 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है जो इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट करती है लोगों को, और इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है शोभना भारतीय, उनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स स्टीव बॉन्डर ऑनर्ड विद द ग्लोबल ग्रीन हीरो अवार्ड। ये हैं स्टीवी बॉन्डर, इनको ग्लोबल ग्रीन हीरो अवार्ड दिया गया। वेटरन सिंगर, ये एक सिंगर है, विख्यात सिंगर है। स्टीव बॉन्डर बेसिकली अवार्डेड with the Global Green Hero Awards. This award has given at the 13th annual Global Green USA pre-Oscar party. ठीक है, इनको अवार्ड जो दिया गया ये 13वें नंबर का ग्लोबल ग्रीन यूएसए अवार्ड्स दिया गया। Presently, the 65 years old singer Steve is a music icon in the industry. He has been blind since shortly after birth. ये जन्म के पश्चात मतलब कि अंधे हैं, जन्म से ही अंधे हैं, और इस विषय में ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टीवी वंडर रिलेटेड टू विच फील्ड, तो आपको बताना है ये सिंगर हैं और इनको भी रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया, ग्लोबल ग्रीन हीरो अवार्ड दिया गया। ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स ये बर्थ से क्या है, ब्लाइंड है, मतलब जब ये पैदा हुए थे तब ये अंधे पैदा हुए थे। दिस सिंगर हैज ऑलरेडी ऑनर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड्स। इस सिंगर को ग्रैमी अवार्ड्स भी दिया जा चुका है। ओके, फुल नेम ऑफ द सिंगर स्टीवलेंस हार्डवे जुडिकिंस, इनका पूरा नाम ये है। कंट्री यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स, और इनके कुछ हिट सॉन्ग्स हैं लिविंग इन द सिटी, बूंगी ऑन अ रेगी वुमेन एंड इज नॉट सी लवली, इजंट सी लवली, ये इनके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रतन थय्यम सेलेक्टेड फॉर द 11th मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। रतन थियाम को 11 नंबर का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया गया। मेटा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, द एब्रीविएशन ऑफ मेटा दैट इज महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। ओके, veteran playlist and director Ratan Thiam has been selected for the prestigious Lifetime Achievement Award for the 2016 at 11th edition of Mahindra Excellence in Theatre MATA Awards। तो रतन थियम को मेटा अवार्ड्स दिया गया 11 नंबर का। द अवार्ड्स विल बी गिवन टू द थिएटर गुरु रतन थियम, ये थिएटर गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू लैंग्वेज इन द थिएटर एंड enriching the art from a various roles as a writer, director, designer, composer and choreographer। इन वेरियस फील्ड्स में इनके टैलेंट को देखते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। करंटली ही इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आपको पता होगा NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये चेयरमैन भी है। मेटा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2006 बाय द महिंद्रा ग्रुप। मेटा जो है 2006 में महिंद्रा ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल इनटू द कंट्री। इट एम्स एट थिएटर ग्रुप्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन। इट सीक्स टू प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर एक्सीलेंस इन द आर्ट फ्रॉम ऑन वन स्टेज। ओके, तो ये रही डिटेल मेटा अवार्ड्स की। The awards consist of a specially designed trophy and a check of 1 lakh rupees for the best production, 75,000 rupees for the best original playwright and 45,000 rupees for other award categories। Okay, book चक्रया, ठीक है, एक इनकी चक्रव्यूह बुक है उसके लिए ये दिया गया बुक्स चक्रव्यूह। अवार्ड्स संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स इन द डायरेक्शन,
बिलोंग्स टू द मणिपुर इंडिया एंड ऑक्यूपेशन प्ले राइट थिएटर डायरेक्टर। ठीक है, तो ये इनकी कुछ डिटेल है। जो चक्रव्यूह बुक के लिए मनोज कुमार सॉरी रतन थियम जी को जो 11 नंबर का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया गया, ये इनकी बुक थी चक्रव्यूह, उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स मनोज कुमार टू बी कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स फॉर द ईयर 2015। मनोज कुमार जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2015 का एसोसिएट हुआ। वेटरन फिल्म एक्टर एंड डायरेक्टर श्री मनोज कुमार इज टू बी द कन्फर्ड विद द 47th दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स for the year 2015. Award is conferred by the Government of India for outstanding contribution to the growth and डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और विकास के लिए, जो भारतीय सिनेमा की ग्रोथ होती है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्वान कमल, गोल्डन लोटस, अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख एंड अ शॉल। देखिए 10 लाख रुपए और एक शॉल और एक गोल्डन लोटस की ट्रॉफी, ये तीन चीजें इस अवार्ड में दी जाती हैं। द अवार्ड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमेटी ऑफ इमिनेंट पर्सनालिटीज सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक दिग्गज हस्तियों की एक समिति बनाई जाती है जो इस अवार्ड को रिकमेंड करती है कि किसको ये अवार्ड देना चाहिए। दिस ईयर अ 5 नंबर ज्यूरी नेम्ड एज द लता मंगेशकर, आशा भोसले, सलीम खान, नितिन मुकेश एंड अनूप जलोटा, ये 5 लोगों की एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। अनएनिमसली रिकमेंडेड श्री मनोज कुमार फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड, मिनिस्टर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो ये अवार्ड दिया गया और ये मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग भी उस टाइम पे मौजूद थे। ठीक है, तो ये अवार्ड जो दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स द 78-year-old एक्टर हु बिकम अ फेमस भारत एज अ भारत कुमार इज नोन फॉर हिज वर्क फिल्म्स लाइक क्रांति, वो कौन थी, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, हिमालय की गोद में, दो बदन, उपकार, पत्थर के सनम इत्यादि, ये मूवीज थी। and he shone as acting in and directing films with the patriotic themes। तो कुछ अच्छी मूवीज इन्होंने दी, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। द दादा साहब फाल्के अवार्ड्स इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। सिनेमा जगत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। लास्ट ईयर द दादा साहब फाल्के अवार्ड्स वाज गिवन टू द शशि कपूर। मनोज कुमार was born in 1937 एबटाबाद, द पार्ट ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, सो मनोज कुमार जो है एबटाबाद, ये एक लोकेशन है जो अब करंटली राइट नाउ पाकिस्तान में है। 1937 में इनका जन्म हुआ था। व्हेन ही वाज 10 years old ही शिफ्टेड टू दिल्ली। जब वो 10 साल के थे तब वो दिल्ली शिफ्ट हुए। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही डिसाइडेड टू एंटर इन द फिल्म इंडस्ट्री। 10 वर्ष के बाद जब इन्होंने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद इन्होंने फिल्म जगत में अपना कारोबार स्टार्ट किया। सम अदर रिसीव्ड awards by the Manoj Kumar are National Film Award in 1992, sorry, National Film Awards for the Upkar movie in 1992 and Padam Shri by the Government of India। 1992 में इनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर उपकार मूवी के लिए भी इनको दिया जा चुका है। ठीक है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड उपकार मूवी के लिए मिला और 1992 में इनको पद्म श्री दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स अवार्ड फॉर द श्रीनिवासन के स्वामी। द एडवर्टाइजिंग क्लब मद्रास conferred its first distinguished service awards on Srinivasan K. Swamy, chairman and managing director of the R.K. Swamy BBDO, for his outstanding contribution to the advertising industry। तो ये जो श्रीनिवासन के स्वामी हैं, इनको एक अवार्ड दिया गया एडवर्टाइजिंग क्लब जो है मद्रास का, उसकी तरफ से। ठीक है, तो ये अवार्ड इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया और बहुत नाम कमाया, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू एड लेंडर हु इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ IAA, that is Indian chapter, at a ceremony in Chennai on
3rd of March 2016। तो ये 3 मार्च 2016 को ये अवार्ड सेरेमनी में इनको ये अवार्ड दिया गया। एन मुरली, को चेयरमैन ऑफ द हिंदू ग्रुप, जो द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं आप, उसके को चेयरमैन है एन मुरली, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रसारित किया गया। एंड सेकेंड रिसिपिएंट ऑफ दिस टाइटल वाज द चीफ गेस्ट फॉर द इवनिंग। ओके, Mr. Murli was conferred with the awards in 1995. Other recipients of these awards were B. Narayanan in 1998, S.R. Mani Iyer in 2001 and C.K. Ranganathan in 2004। तो 2004 में C.K. रंगनाथन को यह अवार्ड दिया गया था और 2001 में S.R. मनी अय्यर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्रीनिवासन के स्वामी को एडवर्टाइजिंग क्लब मद्रास ने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक अवार्ड दिया है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, रमेश नारायणन पास्ट प्रेसिडेंट एएआई इन एन लक्ष्मी नारायण वाइस चेयरमैन ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया एंड डी के श्रीनिवासन ऑनरी सेक्रेटरी हिंदू मिशन हॉस्पिटल ऑफ विच स्वामी is the president, felicitated the award recipients on this occasion। Okay, तो ये जो IAA awards है, इसको इन लोगों ने, eminent persons ने इस चीज को इनोग्रेशन किया। AAI, the Advertising Agencies Association of India। AAI जो है वो भारत की एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यही इसकी फुल फॉर्म भी है। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू a brief description about the first weekends of मार्च के पहले सप्ताह के बारे में इस वीडियो से बहुत सारी नई इवेंट्स आपको मिलेंगी। जो आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसको नोट जरूर कर लेना है। और इस चीज़ की जो PDF है वो हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunda.com। ये लिखा हुआ है करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको क्या लिखना है, CURRENT करंट अफेयर्स funda.com। इस वेबसाइट पर हम PDF की फॉर्म में इस चीज को अवेलेबल करा देंगे और इस वीडियो के एंड में इस वेब PDF को डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।